सारी स्टॉक मार्केट में बातें करने के बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो रह ही गया, और वो क्या है, स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है, कहां से शुरुआत होती है, कैसे कोई कंपनी को आप खरीदते बेचते हो। स्टॉक मार्केट की शुरुआत की बात करें तो दो तरीके के मार्केट होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। तो कंपनी जब भी कोई फॉर्म होती है उसको सबसे ज्यादा क्या रिक्वायर्ड होता है, उसको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है फंड की। अब फंड से हम क्या करते हैं, हमने लोन ले लिया, कोई भी डायरेक्ट सोर्सेज से ले लिया, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल गई। पर इसमें दिक्कत क्या आई, इसमें दिक्कत ये आई जो कंटिन्यूटी में लोन बार बार रोटेशन हो रहा था, फंड का रोटेशन हो रहा था, इसमें हमें ब्याज ज्यादा लग रहा था, और ब्याज कंपनी के लिए सबसे बड़ा खर्चा बन रहा था, और इस खर्चे के कारण कंपनी के प्रॉफिट्स कम होना शुरू हो गए, जिसके कारण उनके लॉसेस बढ़ने लगे। तो फिर उन्होंने एक तरकीब ऐसी निकाली, यार क्यों ना हम किसी से लमसम फंड ले लें और उसे एक हिस्सेदार बना लें। अब हिस्सेदारी को क्या बोलते हैं, इक्विटी। तो मतलब हम उसे अपनी इक्विटी शेयर होल्डिंग दे दें और उससे हम एक लमसम पैसा लेके कंपनी चला लें, और जो भी फायदा नुकसान होगा, आप सपोज 5% आपने कंपनी में हिस्सेदारी ली है, मतलब 5% आपने कंपनी की इक्विटी शेयर होल्डिंग ली है, तो अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसमें से 5% आपका, और अगर कंपनी की कोई लायबिलिटी अराइज होती है, लॉस होता है, तो उसमें 5% आपको शेयर करना पड़ेगा। ये मतलब होता है हिस्सेदारी, ओनरशिप या फिर इक्विटी का। तो अब कुछ लोगों को तो वो दे सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड में, बट बहुत ज्यादा फंड उठाना पॉसिबल नहीं है। तो अब बात आई कि हम जनता से पैसे उठाते हैं। अब जनता भी पैसे कब लगाएगी, जब उन्हें लगेगा कि ये कंपनी पब्लिक के लिए सही है, ये कुछ रूल्स रेगुलेशन में बंदी है, अगर हम इनसे पैसा लगाते हैं इनकी कंपनी में तो हमारा पैसा सेफ रहेगा। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूल्स रेगुलेशन अलग है, उसमें तो ये बिल्कुल भी नहीं लिखा कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होके आप पब्लिक से पैसा ले सकते हो। तो अब क्या करें, तो अब कंपनीज एक्ट 1956 में ये अमेंडमेंट आया था कि अगर आपको पब्लिक से पैसा लेना है तो आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपने अपनी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड में बदला, और आपने सेबी की गाइडलाइन, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन को मानते हुए आपने अपनी कंपनी को लिस्टेड कराने की प्रोसेस शुरू की, जिसको हम कहते हैं आईपीओ, जो कि होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब कोई ऐसा ऑफर जो पब्लिक के लिए आया हो और पहली बार आया हो, वो प्रोसेस होती है आईपीओ। अब आईपीओ आता है, उसमें हम सब एप्लीकेशन लगाते हैं, एप्लीकेशन लेते हैं, एप्लीकेशन के बाद ये एक प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट होता है, कि मतलब आपने वो देखा होगा कि आपने बहुत सारी पर्चियां एक जार में डाली हैं और उसमें जार में हाथ डाल के आपने पर्चियां निकाल ली। अब जिसको भी वो अलॉट होगा तो वो शेयर उसको मिलते जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि एप्लीकेशन क्या होता है। पहले जो भी ट्रेडिंग होती थी, पहले जो भी स्टॉक में ट्रेडिंग होती थी, ये आईपीओ लगाए जाते थे, ये पहले होता था पेपर फॉर्म में। तो हर इंसान क्या करता था, ये एप्लीकेशन लिख के देता था या एप्लीकेशन फॉर्म भरता था कि मैं आपकी कंपनी का आईपीओ का मैं पैसा लगाने को इच्छुक हूं। तो आप उसमें आईपीओ के लिए एप्लीकेशन देते थे और अपना पैसा वहां पे देते थे। पर अब क्योंकि सब कुछ डिजिटल फॉर्म में आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया है, तो ये चीज आपके डीमेट अकाउंट से ही हो जाती है आईपीओ की प्रोसेस। ठीक है, तो अब डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो आपको प्लेटफॉर्म देता है, किसके लिए, ताकि आप सिक्योरिटी मार्केट में बाइंग और सेलिंग कर सके। तो अब एक और सवाल कि डीमेट को डीमेट ही क्यों कहते हैं, कुछ और भी कह सकते थे। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि पहले ट्रेडिंग और सारे प्रोसेस पेपर फॉर्मेट में होते थे। पेपर फॉर्मेट में बड़ी दिक्कतें आने लगी, किसी का पेपर घूम गया, कंपनी में आग लग गई, या कुछ भी इशू आ गया, अगर वो पेपर आपके पास नहीं है तो आपकी शेयर की ओनरशिप गई, फिर आप कैसे प्रूफ करोगे। तो ये मटेरियल था, इस चीज को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रेडिंग शुरू की गई, जिसको डीमटेरियलाइज किया गया एक मटेरियल को। तो इसी कारण डीमेट अकाउंट को डीमेट अकाउंट कहते हैं, क्योंकि वो डीमटेरियलाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अब आपने डीमेट अकाउंट खोल लिया, आईपीओ से शेयर मिल गया। अब जैसे ही शेयर अगर आपको आईपीओ से मिल जाता है तो वो आपके डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगता है, और अगर आपको नहीं मिलता तो आपका पैसा फ्री हो जाता है दोबारा। अब आपको मिल गया तो आप फर्स्ट होल्डर उस शेयर के कहलाएंगे। अब आप फर्स्ट होल्डर कहलाएंगे तो शेयर बाजार आखिर होता क्या है, शेयर बाजार एक ऐसी जगह होती है
जहां पे बायर और सेलर, खरीदने वाले और बेचने वाले कोई भी माल को खरीदते हैं, कोशिश ये करते हैं कि सस्ते में खरीदे और महंगे में बेचें जिससे उनको प्रॉफिट हो। तो अब अगर आप फर्स्ट होल्डर हो गए हो तो आप अपनी चीज जैसे ही महंगी होगी आप बेचने की सोचोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप सस्ते में खरीद के महंगे में बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी तरीके से इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए एक्सचेंजेस बनाए गए, जिसे हम कहते हैं सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की हुई थी, उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना और इन दोनों ने एक रेगुलेटरी फर्म बनाई जिसे हम सेबी कहते हैं। जैसे बैंकों के लिए आरबीआई होता है वैसे ही सिक्योरिटी मार्केट के लिए सेबी होता है, ताकि कोई भी चीज फ्रॉड ना हो सके, किसी को धोखाधड़ी ना हो, लोगों का कैसे रूल्स रेगुलेशन कैसे ट्रेड करेंगे, ये सारे नियम कानून बताने वाली जो संस्था है उसे हम सेबी कहते हैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये संस्था हो गई। अब एक्सचेंज का क्या काम है? वो एक प्लेटफॉर्म देता है। आप अगर शेयर खरीद रहे हो, बेच रहे हो ब्रोकिंग कंपनी के थ्रू, तो वो आपको एक प्लेटफॉर्म देगा कि नहीं आप ये खरीदो बेचो, इतना मार्जिन मिलेगा, ये सारी चीजें आपको बताता है। अब शेयर बाजार में हर एक्सचेंज में अलग अलग कंपनी लिस्टेड है, मतलब आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुली हुई है जिसका हम अभी तक फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी लिस्टेड कंपनी है। अगर आपको कोई सेक्टर का भी एनालिसिस है, सपोज आप कोई मेडिकल उसमें काम करते हैं, तो आपको फार्मा सेक्टर का अच्छा अंदाजा हो सकता है कि फार्मा सेक्टर में अभी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उस हिसाब से आप अपनी कंपनी का चयन कीजिए, उसको कम दाम पे खरीद के महंगे दाम पे बेचिए, जिससे आपको एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी बन सकती है, एक अच्छी इनकम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होता है, जो कि हमें इन्फ्लेशन से जीतने का मौका देता है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप भी एंटर होना चाहते हैं तो दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। ये हम आने वाले वीडियो में जरूर सीखेंगे कि ये अलग अलग एनालिसिस क्या होते हैं। पर ये वीडियो था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे आप इसमें एंटर हो सकते हैं। तो अब आपको जो भी ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिली है इसके बेस पे आप शुरू कीजिए, और उसमें कोई भी तकलीफ आती है आप हमसे जुड़िए और सीखते रहिए और आगे बढ़िए।